प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो कांग्रेस हार ही रही है। देखिए, हार और जीत तो चुनाव के दो पहलू होते हैं, एक पार्टी जीतेगी, एक हारेगी, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, वो तथ्यों को परोसने में बड़ी एक्सपर्ट है। मैं बिल्कुल दाद दूंगा उनकी पब्लिसिटी की, कि चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, वो इस चीज़ को पूरा बढ़ा चढ़ा चाहता हूँ पत्रकार साहब, कि आपके पास क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कि इतने युवा भाजपा के साथ है? ये मिथ्या है, ये दिखाया जाता है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। जो व्यक्ति अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लेता है और जिसको सही और गलत की उचित समझ है साहब, तो उसको वहाँ पे 1885 में जब एक ब्रिटिश व्यक्ति A.O. ह्यूम ने कांग्रेस को स्थापित किया था, दैट टाइम वायसराय वाज द लॉर्ड डफरिन, एंड कुछ लोगों ने कहा भी था कि ये सेफ्टी वॉल्व की तरह एक यहाँ पर स्थापित की गई है। ऐसा नहीं कि उस समय और अन्य राजनीतिक दलीय पार्टी नहीं थी, क्योंकि मीडिया के सामने जो ये लोग अपना पक्ष रखते हैं उसमें उसके जो मुख्य बिंदु हैं सिर्फ उनको दिखा देते हैं, बाकी उसके साथ जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनका लोप होता है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। और रही बात आर्टिकल 370 रिमूविंग की, बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि प्रबंध समिति का जो गठन हुआ है, ये समाज को पता लग रहा है जून 2025 में, जब सैनी सभा वहां पर पहले से ही आश्रम का संचालन कर रही थी। और अगर आश्रम के हितों के लिए, समझ रहे हैं, सैनी सभा अन्य सैनियों से संबंधित जो काम है वो भी कर सकती है। अब एक्चुअल में जो सैनी आश्रम है उसके प्रबंधन के लिए एक अलग से सेपरेट मैनेजिंग कमेटी, प्रबंध समिति, ये बनाई गई है। दूसरी बात, मैं तो फिर से कह रहा हूं, मैं इसके दूसरे दृष्टिकोण पर भी बात कर रहा हूं कि अगर इस समिति का गठन करना था, नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वैभव सैनी जी से, जो कि कांग्रेस जिला महासचिव बने हैं मेन बॉडी में। अब यूथ की बात करें तो आप वैभव सैनी जी को देख रहे होंगे कि ये भी यूथ हैं, और यूथ जो सारा भाजपा की तरफ आकर्षित है, लेकिन ये अकेले क्यों यहाँ से कांग्रेस में गए, ये सवालों के साथ हम मिलते हैं वैभव सैनी जी से। वैभव सैनी जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कांग्रेस जिला महासचिव बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी, भाजपा है, कांग्रेस है। कांग्रेस जो है, अब भी जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो सारे हार ही रही है, और जो युवा वर्ग है वो सारा भाजपा की तरफ आकर्षित है, लेकिन आप युवा होके कांग्रेस में क्यों? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, तो कांग्रेस हार ही रही है। देखिए, हार और जीत तो चुनाव के दो पहलू होते हैं, एक पार्टी जीतेगी, एक हारेगी, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील होता है। कांग्रेस की विचारधारा की यदि हम लोग बात करें, आपने पूछा है कि युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, वो तथ्यों को परोसने में बड़ी एक्सपर्ट है। मैं बिल्कुल दाद दूंगा उनकी पब्लिसिटी की, कि चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, वो इस चीज़ को पूरा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि ये लोग इतने परसेंट इनके साथ हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, कि आपके पास क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कि इतने युवा भाजपा के साथ है? ये मिथ्या है, ये दिखाया जाता है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। जो व्यक्ति अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लेता है और जिसको सही और गलत की उचित समझ है, तो उसको पता है कि उसको किस पार्टी की विचारधारा के साथ जाना है, या उसकी अपनी ही विचारधारा उसको डेवलप करनी है। तो आपकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में क्या समानता आई कि आपने कांग्रेस का दामन? देखिए, मेरे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी कांग्रेस की रही है, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि मैं पारिवारिक सोच के कारण कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। आज का युवा व्यक्ति अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लेता है। वो ये ज़रूरी नहीं कि पिताजी या ग्रैंडफादर अगर किसी दूसरी पार्टी में रहे हैं तो वो उसी में रहेंगे। हो सकता है उसकी आइडियोलॉजी, उसके ओपिनियंस उस पार्टी से अलग किसी पार्टी के प्रति हों। तो मेरी जो अपनी विचारधारा रही है, मेरी अपनी विचारधारा बचपन से ही कांग्रेस के प्रति रही है। क्योंकि मैं अगर कांग्रेस की स्थापना के समय से बात करता हूं साहब, तो वहाँ पे 1885 में जब एक ब्रिटिश व्यक्ति A.O. ह्यूम ने कांग्रेस को स्थापित किया था, दैट टाइम वायसराय वाज द लॉर्ड डफरिन, एंड कुछ लोगों ने कहा भी था कि ये सेफ्टी वॉल्व की तरह एक यहाँ पर स्थापित की गई है। ऐसा नहीं कि उस समय और अन्य राजनीतिक दलीय पार्टी नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन राष्ट्रव्यापी स्तर पर, ध्यान से समझना, राष्ट्रव्यापी स्तर पर सब लोगों की बातें
समझने वाली, सब लोगों की बातों को सरकार तक रखने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय। अगर कोई राजनीतिक पार्टी पहली बार देश में स्थापित हुई थी वो कांग्रेस थी। और फिर बात आती है A.O. ह्यूम, जिन्होंने इसको स्थापित किया था, वो कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे थे, पहले महासचिव बने थे कांग्रेस के। वो 1885 से 1906 तक लगभग 21 साल की अवधि तक वो कांग्रेस के महासचिव रहे। 1906 में वो जब यहाँ से चले गए तो तभी कांग्रेस की विचारधारा में चेंज आया। 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और फिर स्वराज की मांग, वो तो आप जानते ही हैं कि वो ऐतिहासिक दिन जब माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर लोगों से आह्वान किया था कि हम स्वराज से कम किसी भी चीज़ में नहीं मानने वाले। तो इस देश को आज़ाद कराने वाली, इस देश की स्वतंत्रताओं में लहू बहाने वाली ये पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। आप बता दीजिए अन्य कौन से राजनीतिक दल ने हमारी स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के पश्चात अधिकारों की रक्षा के लिए किसने इतना संघर्ष किया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, जो कि भाजपा के एक महापुरुष माने जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में पूरा योगदान दिया है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उस समय जिस समय उन्होंने संघर्ष किया उस समय तो ये पार्टी ही नहीं थी भाई साहब। ये पार्टी तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा संगठित की गई है। जनता पार्टी हुआ करती थी मोरारजी देसाई जी की सरकार में, फिर बाद में जो है ये विघटन होता चला गया। 77 में मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री भी बने थे, गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान स्वरूप में है वो उस समय अस्तित्व में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यही विचारधारा के स्वतंत्रता की लड़ाई जो है कांग्रेस ने लड़ी, यही विचार आपके मन में घूमे? कांग्रेस यही विचार नहीं है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हमारा देश एक ऐसा देश है, आप इस देश के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, MP, गुजरात, राजस्थान, केरला, और उससे किसी भी डायरेक्शन में 100 किलोमीटर चले जाइए। आप 100 किलोमीटर जाने के बाद आप लोग पाएंगे भाषा बदल गई, बोली बदल गई, पानी बदल गया, मिट्टी बदल गई, खान पीन बदल गया, रहन सहन बदल गया, संस्कृति बदल गई। तो हमारा देश एक ऐसा देश है सर जो विविधताओं से भरा हुआ है, और विविधताओं से भरे हुए देश में जहाँ पर अनेकों धर्म, अनेकों जातियाँ, अनेकों वर्ग निवास करते हों, वहाँ पर एक लीडरशिप में समावेशी सोच की आवश्यकता होती है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो किसी धर्म, किसी जाति का पक्ष नहीं करते हुए पूरे देश के नागरिकों को अपना एक समान मानते हुए उनके लिए नीति निर्माण और उनके बेहतर करने का कार्य करती है। समावेशी सोच। शायद इसी वजह से भाजपा का कहना है कि हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत जो है, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। देखिए, आप किसी भी देश के संविधान को उठा के देख लीजिए, आजकल इंटरनेट का ज़माना है। हमारे संविधान में जो विदेशी स्रोत सम्मिलित हैं उनमें आप पाओगे हमने कनाडा से कुछ उठाया है, हमने DPSP आयरलैंड से उठा लिए, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने USA से उठा लिया। तो हमने ऐसे कंट्रीज़ से कंटेंट उठाया है जहाँ पर कोई देश किसी धर्म के आधार पर संचालित नहीं हो रहा। हमारे देश में सऊदी अरब से तो कुछ भी शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शरीयत के हिसाब से देश चलता है। ठीक है, तो आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री को देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही बेहतर स्थिति होती है किसी भी देश के आगे बढ़ाने की, किसी भी देश की तरक्की। कहना तो यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है शरीयत को मानने वाली है, तभी मुस्लिम समुदाय को बढ़ावा दे के चलती है। और वक्फ बोर्ड जैसे जो बिल है वो कांग्रेस में पारित हुए थे, जो कि अभी भाजपा ने ख़त्म। देखिए, ऐसा है, ख़त्म नहीं किए, संशोधन किए हैं। सबसे पहले तो शब्दों का बहुत फेर हो जाता है। संशोधन किए हैं, संशोधन करना और डिलीट करना वो अलग चीज़ होती है। संशोधन और ख़त्म करना इसलिए भी आ जाता है कि अभी कश्मीर में धारा 370 हटी है, वो उसमें भाजपा के टाइम पे हटी है, कांग्रेस के टाइम पे लगी हुई थी। और जो वक्फ बोर्ड बिल है उसमें संशोधन करके एक तरह से जो ज़मीनें हैं गरीब परिवारों को भी आवंटित करने के लिए भाजपा ने कहा है, जो कि सिर्फ 100 कुछ सदस्य थे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन के मालिक बने बैठे। देखिए, मालिक नहीं थे, उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। आप वक्त का वो एक्ट पढ़िएगा तो आप लोग पाएंगे कि जिस प्रकार से चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, उस प्रकार से वास्तव में चीज़ें होती नहीं। क्योंकि मीडिया के सामने जो ये लोग अपना पक्ष रखते हैं उसमें उसके जो मुख्य बिंदु हैं सिर्फ उनको दिखा देते हैं, बाकी उसके साथ जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनका लोप होता है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। और रही बात आर्टिकल 370 रिमूविंग की, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से कह दे रहा हूँ, लोग कहते हैं नेहरू जी ने कश्मीर दे दिया। इस बात को जरा ध्यान से समझना, नेहरू जी ने कश्मीर दे दिया। अब 1947 अगस्त में हम लोग डिवाइड हो गया था, इंडिया का डिवीज़न हो गया था, पाकिस्तान
अस्तित्व में आ गया था, उसके 2-3 महीने बाद ही पाकिस्तान की कबीलाई जनजाति और उसकी आर्मी ने मिलकर कश्मीर के वेस्टर्न पार्ट पर अटैक कर दिया। अब कांग्रेस भाजपा के जो लोग माननीय नेहरू जी को दोषारोपण करते हैं इस मुद्दे को लेकर, तो उनको ये समझना चाहिए कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे लेकिन राष्ट्र के प्रमुख नहीं थे। वो मामला यूनाइटेड नेशन में आज भी लंबित है और मैं बता देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि यूनाइटेड नेशन में ले जाने वाले क्या माननीय नेहरू जी थे उस मामले को? नहीं थे भाई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे जो जून 1948 तक उस पद पे रहे। 1945 में यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो वहां पर यूनाइटेड नेशन में इस मामले को ले जाने वाले नेहरू जी नहीं थे। नेहरू जी तो वहीं पर इसका परिणाम चाह रहे थे, कश्मीर हमारा है भाई, हमारा रहेगा। लेकिन माउंटबेटन क्योंकि वहां पर गवर्नर जनरल के पद पर बैठे थे, वो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूनाइटेड नेशन में, और आज इसका दुष्प्रचार किया जाता है कि नेहरू जी ने कश्मीर दे दिया। तो नेहरू जी के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री आए हैं जो कि कांग्रेस के थे, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी आई। जब पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश अलग किया है, बर्मा अलग किया है, तो कश्मीर मुद्दे को भी सुलझा सकती थी। नहीं, बर्मा तो देखिए 1935 के गवर्नेंस एक्ट के द्वारा अलग हो गया था, 1937 में ऑफिशियली सेपरेटेड है। रही बात इंदिरा गांधी जी की, 1971 में जब इन लोगों ने हमारे तरफ दुष्ट नज़र, अपनी गंदी नज़र डाली थी, तो मैडम ने क्या जवाब दिया? देश के 2 टुकड़े कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान अलग कर दिया, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की स्वयं की भी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती थी। लेकिन कुछ कश्मीर मुद्दे को भी तो सुलझाया जा सकता है। कुछ मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। जब कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विचाराधीन है, ठीक है, तो वहाँ पर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होते हैं। कुछ मुद्दे इस प्रकार के होते हैं जो तत्कालीन परिस्थिति के आधार पर शीर्ष नेतृत्व भी समझ सकता है, आम जनता तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती। तो उस समय के उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए वहाँ पर एक शांतिपूर्ण शिमला सम्मेलन के तहत इसको कंप्लीट किया गया था। दबाव क्या भाजपा के ऊपर नहीं आया होगा अभी 370 हटाने में? 370 हटाना वो एक अलग विषय है। रही बात, जैसे फिलहाल बात करते हैं उसकी पीओके की, पीओके का मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहता है। बिल्कुल हम लोग सक्षम हैं, हमारी आर्म फोर्स सक्षम है, उसको ले सकती हैं। लेकिन अगर कहीं पर युद्ध होता है तो युद्ध में अगर 2 व्यक्ति दूसरे के मरते हैं, एक हमारा भी मरता है, तो युद्ध के परिणाम हमेशा दूरगामी सोचने चाहिए, क्योंकि इसका सिर्फ तत्कालीन असर नहीं होता, इसका दूरगामी असर होता है। इससे आपकी आर्थिक क्षमता भी प्रभावित होती है, आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी प्रभावित होते हैं, आपकी जो आपका आयात निर्यात है वो भी प्रभावित होता है, आपका टैरिफ, जैसे अभी आप देख रहे हैं बड़े चर्चाओं में है यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा। जी अभी वैभव जी बात आ जाती है, राजनीति तो है लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं समाज से बन के चलती है, और आप सैनी समाज से हैं। अगर जो राजनीति की बात करें तो भाजपा ने सैनी समाज यानी कि ओबीसी को, वैसे तो बहुत सारी वो है, लेकिन खासतौर से सैनी समाज को बहुत सारे आरक्षण दिए। आप अपने उत्तराखंड में देख लीजिए, शामवीर सैनी जी हैं, उन्हें गन्ना राज्य मंत्री बनाया है, साथ में कल्पना सैनी जी है, उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया है। तो बहुत सारे ऐसे उपहार भी तो भाजपा ने दिए हैं सैनी समाज को। कांग्रेस ने क्या दिया? देखिए, ऐसा नहीं है कांग्रेस ने नहीं दिया। आप अनेकों नाम हैं ऐसे जो मैं आपको गिनवा सकता हूं, और आज के समय में भी जब कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं है, कांग्रेस के वो स्तंभ आज भी कांग्रेस के साथ निष्ठा से खड़े हुए हैं। कांग्रेस के जो लोग होते हैं ना, वो अपनी विचारधारा, अपने संकल्प के इतने पक्के होते हैं कि वो अवसरवादी नहीं होते। देश और राजनीति चलती है युवाओं से, लेकिन अधिकांश युवा जो है भाजपा की तरफ आकर्षित है। देखिए, युवाओं को, मैं आपने अभी ओबीसी नाम लिया है, ओबीसी जो शब्द है अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 16 में आर्टिकल 340 के अंतर्गत ये वर्णित है फिलहाल। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब संविधान ओबीसी के बारे में मौन था। 1980 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया गया था। किस लिए? कि भाई ये ओबीसी होते क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ओबीसी, एंड यू नो द फुल फॉर्म ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन फर्स्टली सी वी के ओबीसी, पिछड़ा शब्द आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पर लोग सोचते हैं पिछड़े हुए, ये तो भाई पिछड़े हुए लोग हैं। तो सबसे पहले तो इस पिछड़े की डेफिनेशन क्या है? इस पिछड़े की डेफिनेशन मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये थी कि भाई ये समाज का वो वर्ग है जो आर्थिक रूप से सक्षम है, इनके पास जमीन जायदादें हैं, लेकिन ये शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये पिछड़ा शब्द इंगित करता है शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को। तो यहाँ पर आज हमारा समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी, अगर हम आज 2025 के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें, तो बहुत
बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी शिक्षा को अत्यंत ऊपर तक नहीं ले जा पाते, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, कोई कारण हो। तो वहाँ पर उस स्थिति में उन व्यक्तियों का दिमाग में कोई चीज़ प्रथम दृष्टया जो डाली जाती है, जो वही उनके दिमाग में फिट हो जाती है। तो रही बात समाज की, जैसे समाज ने आपकी समाज ने बात की है, बिल्कुल समाज से ही व्यक्ति शुरू होता है। मैं सैनी समाज में पैदा हुआ हूँ, मुझे गर्व है मैं सैनी समाज में पैदा हुआ हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, गर्व है मुझे इसमें। लेकिन मैं फिर से अपनी समावेशता वाली सोच पे आ जाता हूँ। सपोज दैट मैं हिंदू धर्म में पैदा होके हिंदू धर्म पे गर्व करूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं गर्व करता हूँ। लेकिन मेरी बराबर में अगर कोई मिस्टर एक्स वो किसी दूसरे रिलीजन से आता हो, तो मेरा धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं उससे नफरत करूँ। मैं उससे नफरत क्यों करूं? सिर्फ इसलिए कि वो मेरे रिलीजन से नहीं है। यहाँ पर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जो नागरिकता मेरे पास है वही नागरिकता उसके पास है, जो आधार कार्ड मेरे पास है, जो पासपोर्ट मेरे पास है वही उसके पास है। तो जितने अधिकार मेरे पास हैं उतने अधिकार उसके पास हैं। तो कोई भी पार्टी अगर किसी एक धर्म विशेष के प्रति झुककर नीति निर्माण करती है तो एक सेक्युलर कंट्री, एक धर्मनिरपेक्ष देश में ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं हो सकता। जी, अभी आपने प्रथम दृष्टि की बात करी है, शायद वही प्रथम दृष्टि हरिद्वार जवालापुर सैनी आश्रम में भी लगी हुई है कि राम सिंह सैनी जी को कहा जा रहा है कि समाज के हितैषी नहीं है, सैनी आश्रम पे कब्जा करना चाह रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो जब आपने ये सैनी आश्रम वाला मुद्दा जो है इसका डिस्कशन कर ही लिया है, दृष्टि वाली बात चल रही है ना ये, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है सैनी आश्रम जवालापुर। देखिए, विगत एक माह से आपने देखा होगा, पिछले महीने 6 जुलाई को वहाँ पर जो है प्रबंध समिति सैनी आश्रम की एक मीटिंग हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में जनसैलाब उपस्थित था। तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपने सुना भी होगा कि 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए, 47 से लेकर 52 तक हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है, जो पूरे देश के लिए विधि निर्माण कार्य करती है, वो यूनिकैमरल हुआ करती थी, एक सदनात्मक हुआ करती थी। राज्यसभा नाम का कोई सदन 1952 तक नहीं था। लेकिन हमारे संविधान सभा के जो विशेषज्ञ थे, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, उनको लगा कि यार अगर पार्लियामेंट को एक सदनात्मक ही रखा जाए तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर निरंकुशता देखने को मिले। तो उसको अंकुश स्थापित करने के लिए 1946 से 49 तक हमारे संविधान की निर्माणावधि है। तो उस समय संविधान सभा के विशेषज्ञों ने राज्यसभा के कॉन्सेप्ट को संविधान में शामिल किया, भाग 5 में। तो अब कोई भी कानून अगर देश में बनता है तो वो दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। आफ्टर दैट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट द बिकम द लॉ एक्ट। तो इसीलिए सैनी आश्रम को भी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वहाँ पर प्रबंध समिति की स्थापना की गई है। और मैं क्लियर बता देना चाह रहा हूँ कि प्रबंध समिति की स्थापना के समय नियत अगर किसी व्यक्ति को लग रही हो कि प्रबंध समिति की कोई नियत में खोट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे हमारी भी बात हुई है, वो तो कह रहे हैं कि नियत में खोट एक तरह से लग रहा है, क्योंकि जो प्रबंध समिति बनी है उन्होंने अनिश्चित काल के लिए वहाँ पे सदस्य रखे हैं और साथ ही उसमें कुछ बाउंडेशन भी लगाई है। और चुनाव प्रतिक्रिया जो होती थी, जो एक सैनी आश्रम का पहला एक होता था, उस ख़त्म कर दिया गया उसको। तभी शायद सैनी समाज जो है आक्रोश में आया और आज 3 तारीख है, आज भी वहाँ पे मीटिंग थी जो कि इसी संबंध में थी। समिति एक अलग चीज़ होती है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। इन द ईयर 1860 दैट टाइम द लॉर्ड कैनिंग वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग वायसराय हुआ करते थे उस समय। तो उस समय एक एक्ट पारित किया गया था जिसको इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860 के नाम से जाना जाता है। तो उसी एक्ट के अंतर्गत प्रबंध समिति का गठन 2024 में किया गया है। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि प्रबंध समिति का जो गठन हुआ है ये समाज को पता लग रहा है जून 2025 में, जब सैनी सभा वहां पर पहले से ही आश्रम का संचालन कर रही थी। और अगर आश्रम के हितों के लिए, आश्रम की बेहतरी के लिए एक अन्य समिति की आवश्यकता थी, जिसका जस्टिफिकेशन मैं दे चुका हूं पार्लियामेंट का एग्जाम्पल देकर आपको, कि होने चाहिए 2 संस्थाएं होनी चाहिए, एक मोनोपोली ना चलाए अपनी। तो उसके लिए जो पूर्व में संस्था थी सैनी सभा, मोनोपोली वाली तो बात जब आ जाती है ना, जबकि चुनाव ना हो, चुनाव हो रहे हैं तो मोनोपोली कहाँ रहेगी, क्योंकि परिवर्तन तो हो रहा है ना, समय समय पर अध्यक्ष तो बदल ही रहे हैं। देखिए, सैनी सभा आश्रम का संचालन कर रही है, समझ रहे हैं। सैनी सभा अन्य सैनियों से संबंधित जो काम है वो भी कर सकती है। अब एक्चुअल में जो सैनी आश्रम है उसके प्रबंधन के लिए एक अलग से सेपरेट मैनेजिंग कमेटी, प्रबंध समिति ये बनाई गई है। दूसरी बात, मैं तो फिर से कह रहा हूं, मैं इसके दूसरे दृष्टिकोण पर भी बात कर रहा हूं कि अगर इस समिति का गठन करना था तो आप जो सैनी सभा पूर्व में आश्रम का संचालन कर रही थी उसमें प्रस्ताव लाकर और जनता के समक्ष
पारदर्शी लोकतांत्रिक तरीके से इसका गठन होना चाहिए था। अरे क्यों लोगों को ये भाई साहब आपका जो है 2025 में पता लग रहा है, तो लोग तो पैनिक होने लाजमी है। अब एक चीज़ सोचिए, मान लिया मैं ही हूँ, अगर जो आज लोग जो इसका फिलहाल विरोध कर रहे हैं, अगर वे लोग ये समिति बना लेते तो क्या हम ना विरोध करते? ये एक नेचुरल है, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन विरोध का तरीका वो फिर यहाँ पर दूसरा दृष्टिकोण आ जाता है। इसमें समाज के लोग जो हैं ज़्यादातर दो ही लोगों से ज़्यादा गुस्से में हैं। एक तो राम सिंह सैनी जी हो गए और एक आदेश सैनी जी हो गए कि इन्होंने समाज को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि प्रबंधन समिति में कुछ चीज़ें, जब प्रबंधन समिति का निर्माण हुआ वहाँ पर भी कहीं ना कहीं त्रुटियाँ रही हैं जो समाज आक्रोशित है। अब भारत का जो संविधान बना, क्या 5-10 लोगों ने कहीं कमरे में बैठ के संविधान बनाया भारत का? भारतीय संविधान का निर्माण एक प्रॉपर संविधान सभा ने किया, जिसका गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और वो लोग कि भैया ये लोग संविधान बनाएंगे, वो लोग इलेक्टेड थे, ना कि नॉमिनेटेड। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। अब यहाँ पर जब आप आश्रम का संविधान बना रहे हो, बाइलॉज बना रहे हो, तो उस बाइलॉज को बनाने से पहले भी तो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से सलाह मशवरा करना चाहिए था। आपने अपने आप बैठ के क्यों भाई साहब वो बाइलॉज बना लिया? ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है। और दूसरी बात एक और है कि जो फिलहाल विरोध करने वाला पक्ष है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको वो विरोध करने वाले जो लोग हैं वो गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। तो रही है और बात हो रही है जो पहले संगठन गठित हुआ था सैनी आश्रम, उसमें राम सिंह सैनी जी का नाम बहुत बढ़ चढ़ के आ रहा है कि सैनी आश्रम में कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर रहे हैं राम सिंह सैनी। उन्होंने जो प्रबंधन समिति बनाई है उसमें आजीवन काल के लिए सदस्य नियुक्त किए और सदस्य सारे उन्हीं के परिवार के हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो जो आपने नाम लिया है माननीय श्री राम सिंह सैनी जी, अब वहाँ पर उनका प्रबंध समिति से अगर आप संबंध जोड़ना चाहेंगे तो उसमें ना तो वो सदस्य हैं ना वो अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब मुख्य संरक्षक होता क्या है? समाज का सबसे वरिष्ठ और समझदार आदमी जो किसी भी संस्था या समाज को चलाने के लिए एक दिशा निर्देश दे। जैसे वर्तमान में आप आडवाणी जी देखेंगे, क्या आडवाणी जी किसी सक्रिय पद पे हैं? नहीं है, लेकिन आडवाणी जी पार्टी को दिशा निर्देश देते रहते हैं संरक्षक के तौर पर। अब आज के समय में पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ मेरे समाज के, चाहे मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से हूँ, चाहे आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, लेकिन मेरे परिवार के संस्कार, मेरी मर्यादाएं, मेरे वसूल ये होने चाहिए कि हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य होना चाहिए उनका सम्मान करना। अब बिना किसी आधार के निराधार स्वरूप में एक आम युवा पुतले फूंक रहा है, नारेबाजी कर रहा है उस शख्सियत की मतलब आजकल मैं शोकड हुई विडंबना है ये कि ऐसे व्यक्ति उनके बारे में लिख रहे हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परोक्ष रूप से कह रहा हूं कि हमारे अनेकों लोग, उनको जानकारी भी नहीं है कि राम सिंह सैनी जी क्या हैं। उनको जानकारी ईयर बाय ईयर ये भी नहीं होगी कि कब से कब तक वो क्या रहे। उस समय उनके फादर भी शायद पैदा नहीं हुए होंगे जब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी थी। और वो राजनीति में किसी का तलवे चाट के या चमचागिरी करके नहीं आए, वो अपने बलबूते, अपने टैलेंट, अपनी मेहनत, अपने निष्ठा, उस वजह से यहाँ पर जो है राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और मैं एक व्यक्ति है, मैं फिर से देखो बड़ा आहत हूँ उस चीज़ को लेकर, मेरे भी उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। माननीय पत्रकार जी की बात कर रहा हूँ मैं, एक जो रोजाना सुबह ही अर्ली मॉर्निंग अपना एक फेसबुक पोस्ट पे डालते रहते हैं राम सिंह सैनी जी के बारे में। आप पिछले 15-20 दिन की उनकी पोस्ट देखिए, मामला आश्रम का चल रहा है, आप इसको राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और सच्चाई तो यह है कि राम सिंह सैनी नाम का एक ब्रांड उनके हृदय में घर कर गया है। वो इतने प्रभावित हैं राम सिंह जी से, इतने प्रभावित हैं कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते उनके खिलाफ, उनके बारे में या उनके खिलाफ लिखने से। और मैं फिर से कह रहा हूं कि वो तुलना करते हैं अपनी की, मैं यहां पर बराबर फोटो लगाएंगे। अरे जिस समय राम सिंह सैनी जी ने शुरुआत कर दी थी राजनीति की, उस समय आप 4 साल के थे बाबूजी, आपकी उम्र उस समय 4 साल की थी, 1967-68 में, जिस समय वो MLC बने थे। और रही बात समाज की, समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो समाज का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि उसको आगे बढ़ाएं, समझ रहे हैं? और लेकिन नेता या कोई भी व्यक्ति, मंत्री, वो किसी एक समाज से नहीं बनता।
सर्व समाज से बनता है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1967-68 में शिक्षक के जो MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे माननीय राम सिंह सैनी जी, उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, बायो कैमरल लेजिस्लेशन आज भी एग्जिस्ट करता है यूपी में। तो वहां पर 1967-68 से MLC बने, 5 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी के चेयरमैन रहे हैं, गन्ना समिति के चेयरमैन रहे हैं, शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उसके पश्चात आपके कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी रहे हैं बहुत लंबे समय तक, शिक्षा मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं। किसी एक व्यक्ति, अब यहाँ पे एक सवाल जरूर निकल के आ रहा है कि राम सिंह सैनी आपने बताया है कि MLC रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तालमेल बैठाया राम सिंह सैनी ने, तभी शायद उनको वो उपाधि दी गई है, आप भी बोल रहे हैं। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने में असफल रहे, क्योंकि मुख्य संरक्षण होने के बाद समाज को नहीं बताया गया जो ये प्रबंधन समिति बन रही थी। देखिए मैं उत्तराखंड में जितने भी ऐसे गांव जहां पर सैनी समाज निवास करता है, उस सैनी समाज में से जरूर कोई ना कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पे होगा। आज सैनी समाज OBC में आता है, पूछिए कि OBC में किसने कराया था। अगर राम सिंह सैनी जी समाज हितैषी नहीं थे तो क्यों मुलायम सिंह यादव जी के सामने खड़े हो गए थे, अड़ गए थे कि मुझे मेरे समाज OBC में चाहिए। तो आज इतने युवा से भी पिछली जो पीढ़ी है जो अब रिटायरमेंट पर भी पहुंच रही है, वो लोग भी जो आपके आरक्षण के माध्यम से, OBC के आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, तो वो जानते हैं, वो व्यक्ति जानते हैं कि राम सिंह सैनी जी ने समाज के लिए क्या क्या है। अगर वो समाज हितैषी ना होते, उनको क्या पड़ी थी भाई मुलायम सिंह यादव जी के सामने खड़े होकर जिद करने की कि हमारे ये इस पे OBC में कीजिए हमारे समाज को। और जो हमारे समाज का भोला भाला युवा है, उसको एकदम ये लग रहा है कि भाई हाँ ये तो सही कह रहे हैं। अब वहाँ पर एक शैक्षिक योग्यता वाला कॉलम है, अगर वो बायलॉज आपने पढ़ा है तो वहाँ पर उसमें लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सदस्यता बनने के लिए। तो उसमें हाई स्कूल या उससे नीचे जब शब्द आ गया न्यूनतम, ये लोग प्रचारित कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। अरे भाई ऊपर न्यूनतम लिखा है, उसका मतलब क्या होता है? एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। तो मतलब समाज का किसी भी स्तर का व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी शैक्षिक योग्यता रखता हो, वो समाज में अपनी हिस्सेदारी के देने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन प्रबंधन समिति की यहाँ पर त्रुटि ये रही है कि जब उन्होंने यहाँ पर हाई स्कूल या उससे नीचे कर दिया, अरे भाई यहाँ पर साक्षरता शून्य कर देते आप, बेहतर तरीके से समझ में आता। वो कंफ्यूजन पैदा हो कर दिया ना। जितने सदस्य एक समिति के लिए होते हैं उतने इन्होंने नॉमिनेट कर दिए थे, और वो भी सदा के लिए। तो ऐसे में फिर समाज के दूसरे लोगों को कैसे जगह मिल जाती है? मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। लेकिन अभी हाल ही में 27 दिसंबर को प्रबंधन समिति सैनी आश्रम की बैठक शाहपुर में हुई थी। वहाँ पर यह चीज़ क्लियर कर दी गई है कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपनी राय देंगे, उस हिसाब से प्रबंधन समिति के बायलॉज में संशोधन किया जाएगा। और उस संशोधन के लिए माननीय DM के यहाँ पर वो प्रस्ताव भेज दिया गया है कि साधारण सदस्य और आजीवन सदस्य यहाँ पर अनलिमिटेड रहेंगे। यहाँ पर संख्या जो है ये फ्री कर दी जाएगी। और उसके बाद रही पदाधिकारियों की बात, तो आने वाले समय में समाज एकजुट होकर जो भी निर्णय लेगा कि भाई इस हिसाब से ऐसे बायलॉज बनना चाहिए, तो प्रबंधन समिति नहीं नकारेगी उसको। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। तो ये थे हमारे साथ वैभव सैनी, जिन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि प्रबंधन समिति ने भी ये तय किया है बैठक में कि जो समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठ के बात करेंगे उसी पे कार्य होगा। तो इसी के साथ बने रहे, में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।